साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं अम्बरीश शुक्ल आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चाहते संस्थान में। साथियों संडे स्टोरी डे हमने एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण कहानियों के विषय में आपसे चर्चा की जाएगी, उनका तथ्य बताया जाएगा, उनके पात्रों को बताया जाएगा और ये श्रृंखला हम कुछ दिन चलाएंगे। जैसे ये श्रृंखला कहानियों की समाप्त होगी फिर हम उपन्यास के ऊपर चलेंगे और विभिन्न जो महत्वपूर्ण काव्यगत ग्रंथ हैं, गद्यगत ग्रंथ हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो इस श्रृंखला की शुरुआत आज हो चुकी है और बेहद कम समय में ये चीजें आपको हम देना चाहते हैं। आज की कहानीकार हैं जिनका नाम है, कथाकार हैं जिनका नाम है राजेंद्र बाला घोष बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके विषय में। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, बचपन का नाम रानी चारू बाला था। लेखन 1904 से 1917 तक करती हैं। बंगाल पत्रिका में प्रवासिनी नाम से लेखन करती थी और हिंदी की पहली छापामार लेखिका हैं। शुक्ल की प्रेरणा से इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। इनके विषय में और जानकारी देखते हैं। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम महिला कथाकार होने का गौरव प्राप्त है। इनकी प्रसिद्धि दुलाई वाली कहानी से अत्यधिक हुई। दुलाई वाली हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है जिसका प्रकाशन 1907 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। राजेंद्र बाला घोष बांग्ला कविताओं एवं रचनाओं में कोनो प्रवासनी बंग महिला पद का प्रयोग करती हैं। इनके अलावा उन्होंने बंग महिला, श्री बंग महिला, श्रीमती बंग महिला और कोनो बंग महिला आदि उपनामों से भी रचनाएं की हैं। बंग महिला के पूर्वज चंदन नगर के पास खोलसिनी गांव के मूल निवासी थे। चंदन नगर उस समय फ्रांस के अधिकार में था। बंग महिला के पितामह राम राम घोष चिनसुर चिड़कुड़ा नामक जगह पर रहते थे। इनका पूर्वज लॉर्ड कार्नवालिस के समय मिर्जापुर बनारस आ गए थे और यहां बहुत सी जमीन अंग्रेजों से लिखवा ली। रामा घोष कुछ अधिक उम्र में एक पुत्र और एक पुत्री के पिता बने। श्री घोष ने अपने पुत्र का नाम राम प्रसन्न घोष, इनकी पुत्री थी राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला का जन्म 1882 मिर्जापुर नगर के बरिया घाट में हुआ था। जिस घर में इनका जन्म हुआ वह केदारनाथ पाठक का था, जहां इनका परिवार किराए पर रहता था। राजेंद्र बाला की माता का नाम नीरद वासिनी घोष है। राजेंद्र बाला की माता का नाम नीरद वासिनी घोष था। यह भी आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। इनके परिवार का मानना था कि नाम में र जरूरी है और इसी वजह से इनके पूरे परिवार का जो नाम है वो मंगल सूचक रा से शुरू होता है। राजेंद्र बाला घोष नाम भी इसी वजह से राजेंद्र बाला घोष पड़ा, क्योंकि इस नाम के पहला वर्ण रा प्राप्त होता है। राजेंद्र बाला घोष के जन्म के बाद राम प्रसन्न घोष को 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसमें राजेंद्र कृष्ण घोष, राम यादव घोष, राम गोपाल घोष और राम केशव घोष का नाम आता है। एक लेखिका के रूप में इन्होंने नीरद वासिनी के प्रति अपनी आसक्ति का उल्लेख बार बार किया है। माता को अपना आदर्श मानती थी। अपने गृह लेख में उन्होंने लिखा है, जिस गृह में दयावती करुणामयी जननी देवी नहीं वह गृह होने पर भी अरण्य समान है। आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका में। बचपन की शिक्षा घर पर ही बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी से हुई। शिक्षा के बारे में बंग महिला ने लिखा है, एक तो हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं, दूसरी मेरी शिक्षा भी घर की है। मुझे तो कुछ शिक्षा मिली वह मेरी पूजनीय जननी देवी और परम पूज्य पिता द्वारा ही मिली। भारतेंदु स्मारक पत्र ग्रंथ में ये बात मिलती है। राजेंद्र बाला घोष के बचपन का नाम रानी और चारूबाला था। बंग महिला की शादी पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुई, जो मिर्जापुर के जॉर्डन कंपनी में काम करते थे। सन 1904 से बंग महिला की हिंदी रचना विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। सन 1904 से 1907 तक अनवरत ये लिखती रही। बंगाल की पत्र पत्रिकाओं में प्रवासिनी नाम से लिखा करती थी। 1916 में पति की मृत्यु तथा उससे 2 संतानें हुई। आकस्मिक निधन से बंग महिला सदमे चली गईं और उनकी वाणी सदा के लिए मौन हो गई। भाइयों में उनके परिवार के बीच रहते हुए 24 फरवरी 1949 को मिर्जापुर में ही बंग महिला ने अंतिम सांस ली। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। फेमिनिस्ट आंदोलन की अगुआ, स्त्री शिक्षा, स्त्री चेतना, स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री मुक्ति हेतु संघर्ष, पुरुष सत्तात्मक समाज पर प्रहार आदि इनकी प्रमुख खूबियां इनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलती हैं। राजेंद्र बाला घोष आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में लेखन प्रारंभ करती है।
बंग महिला का जो रचना संसार है, बंग महिला ने 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कविता, कहानियां, निबंध और अनुदित साहित्य, सामाजिक साहित्य। कहानियों में चंदेव से मेरी बातें 1904 सरस्वती में, कुंभ में छोटी बहू 1906 सरस्वती में, दान प्रतिदान 1906 सरस्वती में और दुलाई वाली 1907 सरस्वती में, जिसमें दुलाई वाली 1907 बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुरला 1908 सरस्वती, भाई बहन 1908, बाल प्रभाकर में, हृदय परीक्षा 1915 सरस्वती, दलिया 1919 सरस्वती और मन की दृढ़ता 1915। इसका साक्ष्य नहीं मिलता, संभवतः यह भी सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। बंग महिला की कुसुम 1912 कहानी संग्रह में अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। बंग महिला के अनुदित कहानियों में राई से पर्वत 1902 अति चर्चित कहानी है। इनकी लेखनी के प्रेरणा स्रोत आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। बंग महिला ने कई निबंध भी लिखे जिनमें यह प्रसिद्धि है। स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, हिंदी के ग्रंथकार, संगीत और सुई का काम, हमारे देश की स्त्रियों की दशा, जोधाबाई तथा गृहचर्या आदि। अनुदित रचनाओं में मुरला श्री नारायण दास सेन की बंगला औपन्यासिक कृति का अनुवाद इन्होंने किया। बंग महिला ने बंगला भाषा में अनेक कविताएं भी रची हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, जिनका नाम पूजा, फल, अतीत, उपेक्षा, भूल जाओ, उपदेश, स्मृति आदि है। बंग महिला ने रविन्द्रनाथ टैगोर के निधन पर भी कुछ कविताएं लिखी हैं। बंग महिला की संपूर्ण रचनाओं का एक संकलन बहुदेव पांडे के संपादन में बंग महिला रचना समग्र का प्रकाशन काशी नागरिक प्रचारी सभा के द्वारा 1989 में किया गया। तो ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी का सारांश प्रस्तुत है। चंदेव से मेरी बातें कहानी 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। बहुदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी बताया है। इस कहानी की शैली पत्रात्मक है। इस कहानी में अपने समय की राजनीतिक अर्थनीति को केंद्रित तथ्य बनाया गया है। भारत की बदहाल आर्थिक दशा, देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण, समाज में नारी की स्थिति, जातिगत पक्षधरता तथा वृद्ध पीढ़ी की अनुचित दबाव जैसे सामाजिक सरोकारों को प्रथम बार लेखन मूल्यों के रूप में देखा जा सकता है। इस कहानी को व्यंग्य शैली के तौर पर हिंदी की पहली कहानी के रूप में भी देखा जा सकता है। कहानी की कथा वस्तु की ओर अब हम चलते हैं। लेखिका स्वयं चंद्रदेव को कमलवत कोमलकांत चरणों के नमन करती हुई कहती है, मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूं, क्या आप उसका जवाब देंगे? अगर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। वे कहती हैं कि मैंने सुना है कि आप आकाश मंडल में चिरकाल से वास कर रहे हैं। अगर सत्य है तो सृष्टि के साथ ही आप भी सृष्टि हुई होगी। इस लिहाज से आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। किंतु यह नया आपकी डिपार्टमेंट में कोई ट्रांसफर नहीं होता क्या? पेंशन नहीं मिलती? अगर आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में नौकरी करते होते तो आपका ट्रांसफर भी होता और उच्च पद भी मिलता। इसके साथ ही भारत के प्राकृतिक सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल आदि का भी भ्रमण करते। अगर आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार है तो हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन कजइन के पास आप पत्र भिजवा दें। आशा है आपको वो सादर आमंत्रित करेंगे, कारण आप हम भारतीयों की तरह कृष्णांग तो है नहीं जो नौकरी देने में गौरांग जाति कुपित होगी। वे आपको किसी कमीशन का मेंबर मिशन में भर्ती अवश्य करा लेंगे, कारण उन्हें कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। लेखिका कहती हैं, मैं अनुमान करती हूं कि आपकी ज्योति भी कुछ अवश्य मंद पड़ी होगी। आधुनिक भारत की संतान भी लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन छीण प्रभ भारत को उतनी दूरी से नहीं देख सकते। अतः आपसे निवेदन है कि एक बार भारत जरूर आइए। वैसे आपको अवकाश नहीं, किंतु अमावस्या के दिन तो आप आ ही सकते हैं। अगर आप पूरे भारत का भ्रमण कर सके तो कम से कम राजधानी कलकत्ता तो अवश्य आइएगा। उस समय राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी जब ये रचना उन्होंने लिखी थी। 1911 में दिल्ली राजधानी बनी थी। आप वहां के कल कारखानों को देखकर अवश्य कहेंगे कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। और भी कलकत्ता के सौंदर्य को देखकर आपके देवराज इंद्र कहेंगे कि इसके आगे तो हमारी अमरावती भी निरी फीकी मालूम पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। हे इंद्र, इन्हीं सब विश्व
उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के लिए आपको सादर निमंत्रित करती हूँ। यहां एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं कि आमंत्रित और निमंत्रित में क्या अंतर होता है? कमेंट बॉक्स में आके आप जवाब देंगे। लेखिका भारत पर अंग्रेज के साम्राज्य का जिक्र करती है। अब भारत में न तो आपके और ना ही आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के वंशों का साम्राज्य है और ना ही भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। लेखिका चंद्रदेव से यह भी आग्रह करती है कि अगर आप भारत आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को अपने साथ अवश्य लेते आए। वे निश्चित तौर पर यहाँ के डॉक्टर से बहुत कुछ सीख पाएंगे। इस तरह से लेखिका अंत में भगवान चंद्रदेव से विदा लेती हुई कहती है, मैंने तो आपसे इतनी बातें कही पर आपने किसी बातों का अनुकूल या प्रतिकूल उत्तर नहीं दिया। खैर, मैं आपके इस मौनावलंबन को ही स्वीकार का सूचक समझती हूं। ये कहानी है इसी शैली में रचित बालमुकुंद गुप्त का निबंध शिव शंभू के चिट्ठी सन 1903-4 में भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अगर दोनों रचनाओं के पर पड़ताल की जाए तो हम पाते हैं कि चंदेव से मेरी बातें शिव शंभू के चिट्ठे का पूरा प्रभाव ग्रहण करती है। दोनों की कथा वस्तु लगभग करीब है। एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिस कहानी में आपको शुरुआत नहीं मिलेगी और कहानी का अंत भी नहीं मिलेगा। कहानी की जो शैली है वो किस प्रकार से है, पत्रात्मक है। कहानी के पात्र, कहानी के जो पात्र हैं भगवान चंद्रदेव कथा नायिका धन्वंतरी जो कि फैमिली डॉक्टर हैं, चित्रगुप्त देवताओं के चीफ जस्टिस हैं और लॉर्ड कर्जन। तो ये कहानी का सारांश भी मैंने आपको बताया, कहानी की मुख्य बातें भी बताई। कहानी के विषय में विद्वानों की राय क्या है? प्रमुख विद्वानों की राय, गोपाल राय कहते हैं कि चंदेव से मेरी बातें समकालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य है। बहुदेव पांडे के अनुसार बंग महिला की पहली कहानी चंदेव से मेरी बातें सरस्वती 1904 में प्रकाशित हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसमें अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया है। यह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी थी। इस कहानी में भारत की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का रेखांकन है। लक्ष्मी सागर वैष्णव जी ने अपने निबंध नवीन नवनीत में लिखा, क्या लिखते हैं? चंदेव से मेरी बातें कहानी नहीं, एक निबंध है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस आलोचक या कवि ने इसे कहानी न कह के निबंध साबित किया है? तो लक्ष्मी सागर वैष्णव। आप सबको कमेंट करके बताना है कि लक्ष्मी सागर वैष्णव वार्षणेय ये किस विश्वविद्यालय और किस विभाग से संबंध रखते थे। अब अगली कहानी है दुलाई वाली। आलोचकों की दृष्टि में दुलाई वाली हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। बहुचर्चित कहानी दुलाई वाली का संपूर्ण ताना बाना वंशीधर और नवल किशोरेंदु पात्रों पर केंद्रित है। इसके अलावा इस कहानी में जानकी देवी जो वंशीधर की पत्नी है, नवल किशोर की पत्नी और ट्रेन की कुछ औरतों की सहायक भूमिका इस कहानी में ली गई है। कहानी की शुरुआत दशाश्वमेध घाट काशी से होती है। वंशीधर का ससुराल काशी में है। वह पत्नी से कहता है कि आज ही घर इलाहाबाद चलना होगा। दरअसल नवल किशोर जो रिश्ते में मेरा भाई और परम मित्र भी है, आज ही कलकत्ते से आ रहा है। दोनों मित्र मुगल सराय में मिलना चाह रहे हैं। पत्नी को तैयार होने को कहा स्वयं वंशीधर आनंद फानंद में तैयार हो गया। यद्यप पत्नी गुस्सा भी करती है और कहती है, क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? पर पत्नी को पता है कि नवल किशोर की बात वंशीधर कभी नहीं टाल सकता, इसलिए वह भी जल्दी तैयार होती है। वंशीधर स्वयं गाड़ी लाने जाता है पर यहां इक्के की खामी निकालते हुए पालकी लेना उचित समझता है, किंतु पालकी के लिए 1.5 रुपए चुकाना मुनासिब नहीं समझते। वो और इक्का ही ले लेते हैं। जैसे तैसे वह स्टेशन पहुंचे, जानकी को जनानी डब्बा में बैठा, खुद दूसरे डब्बा में जाकर बैठ गया। गाड़ी मुगल सराय पहुंचने पर वंशीधर बड़ी बेसब्री से नवल किशोर को ढूंढता है। पूरी गाड़ी छान मारता है पर नवल किशोर कहीं नहीं मिलता। निराशा को वह तीसरे दर्जे के डब्बे में बैठ जाता है, निराश हो जाता है। उसी डब्बे में एक नई नवेली स्त्री बैठी थी।
जो सर से लेकर पांव तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा, घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वह स्त्री बार बार खिड़की से बाहर की ओर देख रही है। गाड़ी खुल जाती है, फिर वह अस्पष्ट शब्दों में रोने लगी। डिब्बे की एक स्त्री कहती है कि अरे इनका मनई तो नाही आइलेन, हो देखो रोवल करथईन। इस तरह कई औरतें इसे हिम्मत देती हैं, उसके घर का पता पूछती हैं। शिवम वंशीधर भी उससे बातें करता है और यह जानने पर कि यह भी इलाहाबाद जाएगी, आश्वस्त करता है कि वह उसे घर तक छोड़ देगा। वंशीधर अपने दोस्त की फिक्र करते हुए इलाहाबाद पहुंचता है। वहां ट्रेन वाली स्त्री की जगह बिठा स्टेशन मास्टर के पास पता करने जाता है कि कहीं नवल किशोर ने कोई तार तो नहीं भेजा। लौटने पर वहां उस स्त्री को नहीं पाकर वह परेशान हो जाता है। तभी उसे नवल किशोर दिखाई पड़ता है और वह स्त्री भी। तब पूरा माजरा स्पष्ट हो जाता है कि नवल किशोर ही यह सारा प्लान बनाया था। किस तरह कहानी का अंत हास्य रस से होता है। इस कहानी में मित्रता की प्रगाढ़ता, देशभक्ति की प्रति पूरी आस्था और निष्ठा, ग्रामांचल भाषाओं के जरिए कहानी में सरसता और इन सभी क्रियाकलापों के साथ दो मित्रों के बीच चुहल मजाक, हास्य आदि को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। अंत में इन कहानी के पात्रों पर अपनी नजर बनाएं तो मुख्य पात्रों में वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देवी, सीता, वंशीधर की सास, साला, साली। आप सबको कमेंट करके बताना है कि ससुराल में जितने भी रिश्ते होते हैं वो सा से क्यों शुरू होते हैं। साला, साली, सरहद, ससुर, जितने भी रिश्ते हैं वो सा वर्ण से ही क्यों शुरू होते हैं। आप सबको कमेंट करके इसका जवाब देना है। इस कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी को सरस्वती पत्रिका भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुआ था। दुलाई वाली हिंदी की प्रथम कहानी मौलिक कहानी के रूप में मानी जाती है। इस कहानी में मौलिकता और कल्पनाशीलता का अनोखा वर्णन है। पहली बार इस कहानी में आंचलिक भाषा का प्रयोग किया गया, इस लिहाज से इसे पहली आंचलिक कहानी भी कहा जा सकता है। कहानी में नवल किशोर वंशीधर का मित्र और ममेरा भाई है। कहानी के कुछ कमेंट्स देख लेते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही, छूछे को कौन पूछे। इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही पर रहेगा तो देश में ही। तो साथियों, आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, जिसको कमेंट करना है वो कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन भी कर सकता है। इसी तरह से कुछ और महत्वपूर्ण कहानीकारों पर अगला एपिसोड जल्दी लेकर आऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मजेदार चीजें भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा और साथ ही साथ पढ़ाते समय मैंने जो प्रश्न आपसे पूछे थे उनका कमेंट में जवाब भी दीजिएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता या अन्य किसी राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से आपको अध्यापक बनना है, तो निश्चित तौर पर टीचर्स एकेडमी में आप प्रवेश ले सकते हैं। साथियों, हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। अभी ये पूरा एपिसोड मैं रिकॉर्डेड शुरू किया हूं। अगर आप सब चाहेंगे तो मैं इस फ्री एपिसोड को लाइव कर सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।